नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा राजस्थान का, जहां पर भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका और राजस्थान पुलिस का बड़ा बयान सामने आ गया है, जिसमें कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या भाजपा ने रची थी गहलोत सरकार गिराने की साजिश। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। राजस्थान पुलिस ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पायलट कैंप के एमएलए से मिले थे भाजपा के बड़े नेता। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बेहद बड़ा खुलासा राजस्थान से नजर आ रहा है। इस खबर की पूरी डिटेल आपको बताएंगे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी राज में भारत और अमेरिका की दोस्ती की खुल चुकी है पोल, और ट्रंप ने दे दिया है बड़ा झटका। भारतीयों को नौकरी पर नहीं रख सकेंगी अमेरिकी एजेंसियां। जी हां दोस्तों, देश में बेरोजगारी झेलने के बाद अब अमेरिका में भी जो हमारे देश के होनहार नौजवान हैं उनको भी दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। और इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि राजस्थान में भाजपा पर बरसते हुए अशोक गहलोत ने कहा है कि कहां वो 73, कहां हम 122, फिर भी भाजपा ने ये गंदा गेम खेला। तो दोस्तों, और रोज आपके लिए ऐसी खबर लेके आते रहेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि भाजपा ने राजस्थान में कोरोना के माहौल में ये गंदा खेल खेला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद, और हमें बताइए कि क्या आप इस नीति को लेकर भाजपा का विरोध करते हैं या नहीं। रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। क्या बीजेपी ने रची थी गहलोत सरकार गिराने की साजिश? राजस्थान पुलिस बोली, पायलट कैंप के एमएलए से जुलाई में मिले थे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच राजस्थान पुलिस की जांच में सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। अशोक गहलोत सरकार को गिराने की कथित साजिश की जांच कर रही राजस्थान पुलिस ने पाया है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सचिन पायलट कैंप के विधायकों से जुलाई महीने में 2 बार मुलाकात की है, जबकि बीजेपी कहती रही है कि उसका कांग्रेस के भीतर आपसी विद्रोह से कोई लेना देना नहीं है। सोमवार को एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। नाम न जाहिर करने की शर्त पर इस जांच से जुड़े एक अधिकारी ने कहा, पुनिया ने 18 जुलाई और 29 जुलाई के बीच 2 बार सचिन पायलट कैंप के विधायकों से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि पहली मीटिंग 18 जुलाई से 20 जुलाई के बीच और दूसरी मीटिंग 28 जुलाई को हुई। ये दोनों मीटिंग हरियाणा के मानेसर में हुई थी। यह पूछे जाने पर कि क्या जांच में सतीश पूनिया का नाम सामने आया है, एसओजी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अशोक राठौर ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और अब तक की गई जांच के निष्कर्षों से संबंधित विवरण का खुलासा नहीं किया जा सकता है। गौरतलब है कि राजस्थान में सियासी संकट का परिणाम यह हुआ कि सचिन पायलट को कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और गहलोत सरकार में उप मुख्यमंत्री पद भी चला गया। 12 जुलाई को सचिन पायलट और उनका समर्थन करने वाले 18 विधायकों ने गहलोत का नेतृत्व पर सवाल उठाए थे और उन्हें हटाने के लिए कहा था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रंप ने दिया बड़ा झटका, भारतीयों को नौकरी पर नहीं रख सकेंगी अमेरिकी एजेंसियां। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका में नौकरी की इच्छा रखने वाले भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को एक बार फिर करारा झटका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत अब अमेरिका की सरकारी एजेंसियां H-1B वीजा धारकों को नौकरी पर नहीं रख सकेंगी। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने 23 जून को यह घोषणा की थी कि इस साल के अंत तक H-1B वीजा और अन्य वर्क वीजा के तहत किसी भी विदेशी को अमेरिका में नौकरी नहीं दी जाएगी। अमेरिका में इस साल चुनाव होना है और ट्रंप प्रशासन ने यह फैसला अमेरिकी वर्कर्स के हितों को बचाने के लिए लिया था। ट्रंप ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज मैं कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, जिसके बाद फेडरल सरकार अब अमेरिकियों को आसानी से नौकरी दे सकेंगी। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि उनका प्रशासन सस्ते विदेशी श्रमिकों के चलते अमेरिकियों का हक नहीं बर्दाश्त करेगा। ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार यह बर्दाश्त नहीं करेगी कि सस्ते विदेशी श्रमिकों के लिए कड़ी मेहनत करने वाले अमेरिकी नागरिकों को नौकरी से हटाया जाए। उन्होंने कहा, हमने तय किया है कि अब H-1B वीजा की वजह से किसी अमेरिकी वर्कर की नौकरी नहीं जाएगी। H-1B वीजा का इस्तेमाल बड़े पदों पर नियुक्ति के लिए किया जाएगा ताकि अमेरिकी लोगों के लिए नौकरियों के अवसर खोले जा सके। करते हैं अगली खबर की तरफ। भूमि पूजन का कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का अवसर बने, प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, अयोध्या में कल राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर चहल पहल तेज हो गई है। आज धीरे धीरे सभी मेहमानों का आना शुरू हो गया है। इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर अपना वक्तव्य जारी कर इस दिन की शुभकामनाएं दी हैं। प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा, सरलता, साहस, संयम, त्याग, वचनबद्धता दीन बंधु राम नाम का सार है। राम सब में है, राम सबके साथ हैं। भगवान राम और माता सीता के संदेश और उनकी कृपा के साथ रामलला के मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का अवसर बने। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या में भूमि पूजन को सीपीआई व सीपीएम ने संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध बताया।
जी हां दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने सोमवार को कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में होने जा रहा भूमि पूजन इस मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के विरुद्ध है और यह संविधान की भावना का भी उल्लंघन करता है। अलग अलग बयानों में दोनों दलों ने कहा कि इस विवाद का निस्तारण उच्चतम न्यायालय के आदेश से हुआ, जिसने बाबरी मस्जिद ढाए जाने की निंदा की, लेकिन 5 अगस्त के कार्यक्रम में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की भागीदारी इस विध्वंस को सही ठहरा सकती है। माकपा ने बयान में कहा कि शीर्ष अदालत ने अपना फैसला दिया था और एक न्यास के माध्यम से निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था। उसने कहा कि अयोध्या में भूमि पूजन अनुष्ठान का केंद्र सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने हाथों में लिया जाना और इन सभी चीजों में प्रधानमंत्री तक के उच्चतम स्तर पर भागीदारी उच्चतम न्यायालय के आदेश के विरुद्ध है और यह संविधान की मूल भावना के भी खिलाफ है। उसने कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ढाए जाने को आपराधिक कृत्य करार दिया गया है। बयान में कहा गया, गुनहगारों को दंडित करने के बजाय केंद्र राज्य सरकारों को उसमें शामिल होकर इस विध्वंस को सही नहीं ठहराना चाहिए। भाकपा ने कहा कि संविधान स्पष्ट करता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और उसे सभी धर्मों एवं पंथों के प्रति तटस्थ रहना चाहिए। उसने कहा उसे उनमें से किसी एक के साथ अपनी पहचान नहीं बनानी चाहिए। भूमि पूजन उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की भागीदारी के साथ पूरा सरकारी कार्यक्रम बन गया है। उसने कहा प्रधानमंत्री की सहभागिता से देश और संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को लेकर गंभीर सवाल पैदा हो गया है। दोनों ही दलों ने महामारी के दौरान ऐसे कार्यक्रम के आयोजन को लेकर प्रश्न उठाया है और कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा रोकथाम के लिए जारी नियम धार्मिक समागम की अनुमति नहीं देता है। दोनों दलों ने लोगों से दलीय राजनीतिक हितों के लिए अपनी भावनाओं का शोषण नहीं करने देने की अपील की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रणदीप सुरजेवाला, बागी विधायकों को वापसी के लिए भाजपा से तोड़नी होगी दोस्ती। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि राजस्थान के बागी कांग्रेस विधायकों को वापसी के लिए बातचीत से पहले भाजपा से दोस्ती तोड़नी होगी तथा उसकी मेजबानी छोड़कर घर लौटना होगा। राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व से नाराज होकर बागी हुए सचिन पायलट सहित 19 कांग्रेस विधायकों की वापसी की संभावना के सवाल पर सुरजेवाला ने कहा, सबसे पहले बागी विधायक वार्तालाप करें और उसको करने के लिए पहली शर्त है कि भाजपा की मेजबानी छोड़े। मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली हरियाणा की भाजपा सरकार का सुरक्षा चक्र छोड़े। सुरजेवाला ने कहा, हरियाणा में आए दिन बच्चों की हत्याएं हो रही हैं, सामूहिक दुष्कर्म हो रहे हैं, गुड़गांव में लोगों को सरेआम पीटा जा रहा है और उसके लिए पुलिस उपलब्ध नहीं, लेकिन इन 19 विधायकों की सुरक्षा के लिए 1000 के करीब पुलिस कर्मी लगाए गए हैं। कांग्रेस के नाराज विधायकों को भाजपा जो सुरक्षा दे रही है उसके क्या मायने हैं? सुरजेवाला ने कहा, इसलिए बागी विधायक पहले भाजपा की आवभगत छोड़े, पहले भाजपा से मित्रता तोड़े, पहले भाजपा का साथ छोड़े, उनकी मेजबानी छोड़े, पहले भाजपा का सुरक्षा चक्र तोड़े, अपने घर वापसी करे, तब वार्तालाप होगा। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस व उसके समर्थक विधायक यहां जैसलमेर के एक निजी होटल में रुके हुए हैं, जबकि सचिन पायलट की अगुवाई में 19 बागी विधायकों के हरियाणा के होटल में रुके जाने के समाचार हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान, बीजेपी पर बरसे सीएम, कहां 73 और कहां 122, फिर भी खेला गेम। जी हां दोस्तों, राजस्थान में चल रही सियासी खींचतान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विपक्षी भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर हैं। सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने भाजपा पर धनबल के सहारे हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया। सीएम गहलोत ने कहा कि कहां उनके 73 विधायक हैं और हमारे 122 विधायक थे, लेकिन फिर गेम खेला गया। उन्होंने रक्षाबंधन के अवसर पर भी विधायकों के घर नहीं जा पाने पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी ये सबको पता है, बड़े स्तर पर हॉर्स ट्रेडिंग की गई। सीएम ने कहा कि अभी भी फोन कॉल्स आ रही है और क्या क्या नहीं कहा जा रहा, सब हमारी जानकारी में आता है। उन्होंने देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाने और बेचने और बचाने और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बताया और कहा कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश के बाद चुनी हुई सरकार गिराने का यह तीसरा प्रयास था। जनता सब देख रही है। एक सवाल के जवाब में अशोक गहलोत ने नाम लिए बगैर गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री ने ओवर एम्बिशियस बनकर गेम खेला, उनको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नए सांसद बन गए और जल्दी केंद्र में मंत्री बनने का चांस मिल तो राजस्थान के लोगों का मिजाज भी भूल गए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी उनके नाम पर जितना सोच ले, जनता संजीवनी सोसाइटी केस में फंसे व्यक्ति को कभी स्वीकार नहीं करेगी। इसीलिए कहा था कि टेक ऑफ होने के पहले खुद की धराशायी हो गए।
सीएम गहलोत ने कहा कि उनके अलावा और भी कई लोग षड्यंत्र में शामिल हैं। उन्होंने कहा सीबीआई और ईडी के छापे तो उनके यहाँ पड़ने चाहिए। दुख इसका है कि बगैर किसी कारण के छापे उनके यहाँ पड़ रहे हैं जो जिनके रिश्ते हमसे जुड़े हैं। देश में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को लेकर डरावना माहौल बन गया है। ये डरे हुए लोग हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि अब टेलीफोन पर भी बात नहीं कर सकते, फेस टाइम पर आ जाइए आप। पूरा देश ये कह रहा है, कर रहा है, तो लोग कैसे और कब तक बर्दाश्त करेंगे? लोग सड़कों पर आ जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा यह खेल बंद करो और चुनी हुई सरकार को चलने दो। कोरोना के खिलाफ असली लड़ाई राज्य सरकारों ने लड़ी है। केंद्र सरकार को पूरा सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस लड़ाई में सहयोग किया है। लोगों का जीवन बचाने, आजीविका बचाने का काम राज्य सरकारों ने किया है। कोरोना अभी भी फैल रहा है और आप इस बीच अगर ये हथकंडे अपनाकर सरकार को अस्थिर करोगे तो जनता माफ नहीं करेगी। पायलट गुट के विधायकों की विधानसभा सत्र में शामिल होने के बयान को लेकर पूछे गए सवाल पर सीएम गहलोत ने कहा कि ये तो वो जाने, उनका जमीर जाने, उनको लेकर कोई फैसला हम नहीं करते। हाईकमान का फैसला अनुशासित सिपाही की तरह मुझे मंजूर होगा। बागी विधायकों के क्षेत्र में विकास की रफ्तार तेज होने से जुड़े सवाल के जवाब में सीएम गहलोत ने कहा कि विधायक ने यदि कॉलेज खोलने या विकास कार्य की मांग की थी तो इसे असंतोष से नहीं जोड़ा जा सकता। उन्होंने कहा कि हमारा फर्ज है कि जनता की भलाई के कार्य करें। विधायकों की वजह से जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। पीएम को मुख्यमंत्रियों से 2 दिन बात करने के संबंध में पत्र लिखने को लेकर गहलोत ने कहा कि एक दिन में 8 से 10 मुख्यमंत्रियों को ही अपनी बात रखने का मौका मिल पाता है। सभी को बोलने का मौका मिला, इसलिए यह सुझाव दिया है। करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना, बीजेपी सांसद के बाद विधायक के भी यूपी में सरकारी सिस्टम पर सवाल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना से निपटने और मरीजों को बेहतर इलाज देने के लिए भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 का गठन किया हो, लेकिन सूबे की सरकारी व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्षी नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के सांसद और विधायक भी सवाल उठा रहे हैं। बहराइच जिला अस्पतालों की खस्ता हालत को लेकर पूर्व मंत्री व बीजेपी विधायक अनुपमा जायसवाल ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। बीजेपी विधायक अनुपमा जायसवाल ने जिलाधिकारी से कहा है कि बहराइच के जिला अस्पताल और चित्तौरा आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीजों के मास्क, सैनिटाइजर आदि व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। साथ ही यह भी कहा है कि कोरोना मरीजों को मिलने वाला भोजन भी निम्न कोटि और घटिया स्तर कर दिया जा रहा है, जो खाने योग्य नहीं है। बीजेपी विधायक ने कहा कि इस संबंध में सांसद ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शिकायत की है। उन्होंने जिलाधिकारी से कहा कि इसकी जांच कराकर उचित कार्रवाई करें और मरीजों को स्वस्थ व गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराएं। बहराइच से बीजेपी सांसद अक्षयवर लाल गोंड ने भी जिला अस्पतालों में कोरोना मरीजों दिए जा रहे खाने पर अनियमितता को लेकर सवाल उठाए थे। इसके लिए उन्होंने बकायदा बहराइच सीएमओ पर सरकार की छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। सांसद ने कहा था कि कोरोना के इलाज के लिए भर्ती मरीजों को पौष्टिक आहार मिले, इसके लिए सरकार ने इंतजाम किए हैं। इसके बावजूद चित्तौरा ब्लॉक में बने एल1 हॉस्पिटल और जिला अस्पताल में बने आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीजों को घटिया स्तर का भोजन दिया जा रहा है। सांसद ने सीएम को पत्र लिखकर कहा था कि भर्ती मरीजों को समुचित चिकित्सा नहीं मिल पा रही है, उनके खाने पीने में अनियमितता बरती जा रही है। सीएमओ के दुर्व्यवहार के कारण सरकार की छवि धूमिल हो रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, कोरोना के बढ़ते मामलों पर किया ट्वीट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक हालिया टिप्पणी को लेकर उन पर कटाक्ष किया। उन्होंने 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामले भारत में सामने आने से जुड़ा एक ग्राफ शेयर किया और तंज भरे लहजे में ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री के मुताबिक सही समय पर सही फैसले लेने की वजह से कोरोना के मामले में भारत की स्थिति अन्य देशों के मुकाबले संभली हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 27 जुलाई को कहा था कि सही समय पर सही फैसले लेने की वजह से कोरोना के मामले में भारत की स्थिति अन्य देशों के मुकाबले संभली हुई है। उन्होंने कहा था कि आज भारत में 5 लाख से ज्यादा टेस्ट हर रोज हो रहे हैं और आने वाले हफ्तों में इसको 10 लाख प्रतिदिन करने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में नोएडा, मुंबई और कोलकाता में उच्च क्षमता वाली कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ करने के बाद उक्त बातें कही थी। गौरतलब है कि देश में कोविड-19 के एक दिन में 52,972 मामले सामने आने के बाद सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 18 लाख के पार पहुंच गए, जबकि स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या भी 11.86 लाख से अधिक हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ।
जितनी आलोचना करेंगे उतनी ही मेरी रफ्तार तेज होगी। तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच शुरू हुए बिहार विधानसभा सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में विभिन्न मुद्दों को उठाया और नीतीश कुमार सरकार पर जमकर निशाना साधा। कोरोना पर राजनीति से करे परहेज। सदन में तेजस्वी यादव ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी से हम सबको मिलकर लड़ना है, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो मजदूर फंसे हुए थे उसके लिए आरजेडी ने कॉल सेंटर खोला, राशन बांटे, जगह जगह पर राहत केंद्र खोला और लोगों को सहयोग किया। विचारधारा अलग होने के बावजूद बीजेपी से ली मदद। तेजस्वी ने कहा कि मेरी विचारधारा अलग है, लेकिन इस कोरोना के संकट में हमने उसको दरकिनार करके लोगों से मदद लिया और दिया। श्रमिकों की मदद के लिए हमने दूसरे राज्यों में बीजेपी के कुछ भी कार्यकर्ताओं की मदद ली। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नहीं कम हो रहा प्रवासी मजदूरों का दर्द, कोई लौट रहा वापस तो कोई घर बेचकर भर रहा पेट। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान अपने घरों को चले गए प्रवासी कामगारों में से करीब 2/3 गाँवों में कौशल आधारित रोजगार के अभाव में या तो शहरों को लौट चुके हैं अथवा लौटना चाहते हैं। एक सर्वेक्षण में यह तथ्य निकल कर आया है, जिसमें करीब 4835 परिवार शामिल हुए। यह अध्ययन आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम एक्शन फॉर सोशल एडवांसमेंट, ग्रामीण सहारा, आई सक्षम प्रदान, साथ ही यूपी, सेस्टा, सेवा मंदिर और ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन ने मिलकर किया है। यह अध्ययन 24 जून से 8 जुलाई के बीच 11 राज्यों के 48 जिलों में 4835 परिवारों के त्वरित आकलन पर आधारित है। इसमें पता चला कि 29% प्रवासी शहरों में लौट चुके हैं और 45% शहरों में वापस आना चाहते हैं। अध्ययन में गाँव में कौशल आधारित रोजगार के अभाव की बात सामने आई है, जिसके चलते अपने घरों को लौटे करीब 2/3 प्रवासी या तो शहरों में वापस आ गए हैं या आना चाहते हैं। अध्ययन में यह भी पता चला कि जो प्रवासी शहर लौटे हैं उनमें से 80% से अधिक गाँव में मजदूरी का काम कर रहे थे, जो दिखाता है कि ग्रामीण इलाकों में कौशल आधारित रोजगार की कमी है। 1/4 से अधिक प्रवासी श्रमिक अब भी गाँव में रोजगार की तलाश में हैं। अध्ययन के मुताबिक प्रत्येक 4 परिवारों में से एक 24% अपने बच्चों को स्कूल से निकालने के बारे में सोच रहा है। अध्ययन में कहा गया कि कठिनाइयां अभी बहुत हैं, ढांचागत बदलाव अभी भी नजर नहीं आ रहा है, बल्कि ग्रामीण भारत में कोविड-19 का स्वास्थ्य जोखिम बढ़ रहा है। अध्ययन में पता चला कि 43% परिवारों ने भोजन में कटौती की है और 55% ने कहा कि उन्होंने खाने की वस्तुएं घटाई हैं। आर्थिक कठिनाइयों के चलते करीब 6% परिवारों ने घरों का सामान गिरवी रखा और 15% को अपने मवेशी बेचने पड़े। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।